करीब 100 घंटे से चला आ रहा बिहार में सीएम का सस्पेंस अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सीएम के नाम पर पड़ी धुंध करीब करीब छंट चुकी है। लगभग ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल होने वाली एनडीए विधायक दल की बैठक में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। परसों होने वाले यानी कि 20 तारीख को होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह का जायजा लेने आज शाम को नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ गांधी मैदान में गए। शपथ समारोह में शामिल होने परसों पीएम मोदी भी पटना पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को ही पटना पहुंच जाएंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम को न्योता भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले कल सुबह विधायक दल की बैठक होनी है। इसके लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम के साथ कैसा संदेश दिया है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप ये जानिए कि कैसे सरकार गठन को लेकर भागम भाग और बैठकों का सिलसिला पटना से दिल्ली तक चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त जो चर्चा है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच दो मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश आज दिन भर चली है। पहला मुद्दा तो यह है कि विधानसभा में स्पीकर किसका होगा। दूसरा सवाल यह है कि इस बार डिप्टी सीएम की संख्या कितनी होगी। चूंकि बीजेपी और जेडीयू सदस्यों की संख्या लगभग बराबर है, ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू ने स्पीकर की कुर्सी पर यह कहते हुए दावा कर दिया है कि विधान परिषद में बीजेपी का सभापति है, लिहाजा स्पीकर की कुर्सी उनकी पार्टी को मिले। दूसरा पेंच डिप्टी सीएम को लेकर है। संख्या 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, इसको लेकर माथापच्ची की गई है। कल रात को जेडीयू के 2 बड़े नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पटना से दिल्ली पहुंचे। आज सुबह दोनों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। कैमरे पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के स्वरूप और दोनों तरफ से जिन पदों को लेकर दावे हो रहे हैं उस पर विस्तार से विमर्श किया गया है। बैठक 2 घंटे तक चली है। दोनों नेता उसके बाद पटना लौट गए हैं। इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया है कि स्पीकर के लिए बीजेपी के 3 नाम रेस में चल रहे हैं। पहला नाम विजय सिन्हा का है, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, लेकिन पहले स्पीकर रह चुके हैं। दूसरा नाम प्रेम कुमार का है, जो बीजेपी के 9 बार के विधायक हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। तीसरा नाम राम कृपाल यादव का है, जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं। अभी पटना जिले के ही इनके स्वजातीय नंद किशोर यादव स्पीकर थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अलग अलग कारणों से इन तीनों की दावेदारी स्पीकर की कुर्सी के लिए मजबूत मानी जा रही है। आज इन नेताओं ने कैमरे पर भी खुलकर अपने दिल की बात कही है, जो आपको जरूर सुननी चाहिए। एज सिपाही उनके आदेश का पालन करते हैं। नेताओं के जो सोच होता है उसको खरा उतरने का प्रयास करते हैं जाकर के। जब जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसकी ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम किया हो जाकर के। तो आगे जो पार्टी का फैसला होगा हम पार्टी के फैसले के साथ। विजय सिन्हा कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता है, कल भी कार्यकर्ता रहेगा और विजय सिन्हा कार्यकर्ता में गौरवान्वित रहता है। बीच के कुछ सालों को छोड़ दें तो 2005 से बिहार में बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार रही है। पहले 3 टर्म में जेडीयू का ही स्पीकर रहा है। 2005 से 2015 तक दलित बिरादरी के जेडीयू नेता उदय नारायण चौधरी स्पीकर रहे। 2015 से 2020 तक जेडीयू के विजय चौधरी विधानसभा के स्पीकर रहे। तब महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी बड़ी पार्टी थी। 2020 में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी बड़ी पार्टी हुई तो विजय सिन्हा स्पीकर बन गए। 2022 में जब नीतीश ने पाला बदला तो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को यह कुर्सी मिल गई। 2024 में बीजेपी सत्ता में आई तो नंद किशोर यादव को यह जिम्मेदारी दी गई। अब जेडीयू इस पर फिर से अपना दावा कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है कि बीजेपी का स्पीकर तभी होगा जब डिप्टी सीएम 2 ना होकर 1 होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। मंत्रालय को लेकर पेच फंस गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा खबर यह है, मंत्रालय को लेकर पेच फंस गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच गृह मंत्रालय को लेकर मामला फंस गया है। बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय अपने पास चाहती है, जबकि जेडीयू इसे छोड़ना नहीं चाहती। नीतीश कुमार ये विभाग शुरू से अपने पास रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय अपने पास चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जेडीयू से छोड़ना नहीं चाहती। नीतीश कुमार ये विभाग शुरू से ही अपने पास रखे हुए हैं।
इस वक्त मेघा प्रसाद मेरी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेघा, मामला इसको लेकर फंस गया है, लेकिन नीतीश कुमार ही शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की ओर से ये जानकारी नहीं दी गई है। मेघा जी, ये जानकारी तो चित्रा हमारे सूत्रों के ही द्वारा आई है और ये मैं अभी अब आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि इस बात के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। बहुत ये 2 राउंड की जो लंबी चर्चा हुई है अमित शाह जी के घर पर, उसमें भी उन मीटिंग्स में इस बात पे चर्चा हुई है। और देखिए, ऐसा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर तो उभरी है चित्रा, और उसके बावजूद नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पर या नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे फिर 5वीं बार, और बीजेपी इस बात को स्वीकार भी कर रही। पिछले बार भी आपको याद होगा ये बात जेडीयू के ही नेताओं ने हम लोगों को बार बार कही कि पिछले बार जब वो सिमट गए थे 43 पर, तब नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को ये कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप हैं बड़ी पार्टी। लेकिन तब भी नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही जाना उन्होंने ठीक समझा। इस बार तो पूरे हक के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन रही है, और अब वो अपने लिए क्या चाह रही है देखिए। वैसे तो चाहने के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूर मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहती है, लेकिन उन्हें पता है कि नीतीश कुमार जी के साथ ही अलायंस में लड़े हैं। नीतीश कुमार जी का जो विश्वास, जो ट्रस्ट है लोगों के, बिहार के लोगों का उनके ऊपर, ये समय नहीं है नीतीश कुमार जी से उनके कुर्सी के ऊपर कोई डिस्कशन करने का। तो वो डिस्कशन का मुद्दा रहा ही नहीं, नीतीश कुमार जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी अपने लिए क्या चाह रही है? गृह मंत्रालय, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है बिहार में, और हमेशा जितने साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय हमेशा उनके पास रहा है। और चित्रा, आपको यह बता दूं कि सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में अगर आप देखिएगा, जिसको हम लोगों ने एक पावरफुल मुख्यमंत्री की तरह देखा है, वो हर एक मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। ये ऑलमोस्ट एक प्रेरोगेटिव हो जाती है मुख्यमंत्री का कि उसके पास ही गृह मंत्रालय रहे, क्योंकि वो जो पावर है ना, वो अलग टाइप की पावर है। वो कंट्रोल स्टेट के ऊपर एक अलग कंट्रोल होती है, और नीतीश कुमार जी ने हमेशा गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। लेकिन अब मैं आपको ये कंफर्म कर सकती हूँ कि बीजेपी ये चाह रही है कि ये मंत्रालय अब उनके हाथ में आए। लेकिन क्या ऐसा होगा? मेघा, मैं फौरन लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम सब ने देखा था कैसे चुनाव के दौरान भी मुद्दा उठा था। होम मिनिस्ट्री अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। स्पीकर और गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसे सुलझाने की कोशिश जारी है। जनहित के दर्शकों को बता दें कि बिहार एनडीए में कुल 5 पार्टियां हैं। 5 पार्टियां पांडव बनकर चुनावी मैदान में उतरी और शानदार जीत भी हासिल की। अब बारी विधायकों की है, जिन्हें अपना नेता चुनना है। दर्शकों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि बीजेपी ने अब तक अपने विधानमंडल दल का नेता नहीं चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानमंडल दल का नेता नहीं चुना है। इसी तरह से जेडीयू को भी अभी अपने विधायक दल का नेता चुनना है। चिराग की पार्टी एलजेपी राजू तिवारी को नेता घोषित कर चुकी है। इसी तरह प्रफुल्ल मांझी, हम के जीतनराम मांझी की पार्टी के विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। आरएलएम ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता चुनने के लिए अधिकृत करके रखा हुआ है। अब इन्हीं 5 दल के विधायक मिलकर अपने नेता का चुनाव करेंगे, जो एनडीए विधायक दल का नेता होगा, जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी बनेगा। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कल जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की अलग अलग बैठक करने वाले हैं। जेडीयू के विधायक सुबह मुख्यमंत्री निवास पर जमा होंगे। हर बार की तरह इस बार भी जेडीयू विधायक दल की मीटिंग वहीं होगी। बीजेपी विधायकों की बैठक सुबह 10 बजे पार्टी दफ्तर के अटल सभागार में होगी। बीजेपी ने मीटिंग के लिए सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को बुलाया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी चुनाव में होगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे विधानसभा के हॉल में एनडीए के विधायक दल की बैठक होनी है। अब से पहले ये बैठक सीएम हाउस में ही होती रही है। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा। अपने यशस्वी, दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। तो कल का दिन बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं नीतीश कुमार के लिए ये जो नवंबर का महीना चल रहा है, ये बहुत लकी रहा है। वैसे तो नीतीश 9 बार सीएम की शपथ लेकर रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन नवंबर महीने में शपथ की बात करें
तो इस महीने में वो अब तक 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 20 तारीख को 5वीं बार ओथ लेने की उम्मीद है। नीतीश पहली बार साल 2000 में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। साल 2000 में केवल 7 दिनों के लिए। उस वक्त उन्होंने 3 मार्च को शपथ ली थी। दूसरी बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई, 24 नवंबर 2005 को सत्ता संभाली। और ये नवंबर का महीना इतना महत्वपूर्ण रहा कि 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2010 तक नीतीश ने शानदार काम किया और फिर वो चुनकर आए, तीसरी बार सीएम बने। इस बार भी बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। इसके बाद नीतीश कुमार 2013 में बीजेपी से अलग हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी से अलग लड़ा। जब हार मिली तो इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन बहुत दिन तक खुद को सीएम की कुर्सी से दूर नहीं रख पाए और 2015 के फरवरी महीने में मांझी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। 22 फरवरी 2015 को नीतीश ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। फिर 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ लड़ा। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को गांधी मैदान में ही उन्होंने शपथ ली थी। विपक्ष के तमाम नेता उस दौरान गांधी मैदान में मौजूद थे, ताकत दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को। लेकिन महज 20 महीने के बाद लालू का साथ छोड़ दिया और फिर बीजेपी के साथ नीतीश चले आए। 27 जुलाई 2017 को छठी बार उन्होंने शपथ ली। 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा। 16 नवंबर 2020 को फिर से सीएम बने, लेकिन 2022 में नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा, आरजेडी के साथ जाकर 8वीं बार 10 अगस्त 2022 को शपथ ले ली। 2024 में फिर पलटे और बीजेपी के साथ लौटकर 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार शपथ ले ली। और 9वीं बार शपथ लेने के साथ ही साथ 9 बार शपथ लेने वाले वो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं मौजूदा वक्त में देश में। अब 20 नवंबर की तारीख चर्चा में है। सब कुछ सामान्य रहा तो गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। गांधी मैदान के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका होगा जब गांधी मैदान में एनडीए की सरकार शपथ लेगी। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, 2015 में महागठबंधन की सरकार ने गांधी मैदान में शपथ ली थी। बाद के तमाम शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में ही हुए। 2020 में कोरोना की वजह से कार्यक्रम गांधी मैदान में नहीं हो पाया था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं बीजेपी ने मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने की मांग सीएम नीतीश कुमार से रखी है। तर्क यह है कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, इसीलिए मंत्रिमंडल छोटा रखा जाए। अब तक ये चर्चा थी कि 31 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन अब ये नई बात सामने आ रही है। मेघा प्रसाद मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हमारे साथ। मेघा, इसके पहले हमने कई दूसरे राज्यों में देखा है जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं कि अगर मंत्रिमंडल का आकार बड़ा रखना होता है तो 5-5 विधायकों को एक साथ मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बिहार में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल छोटा रखा जाए, पीएम का कार्यक्रम है, वजह क्या समझ में आ रही है मेघा इसके पीछे की? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि मांग एक बात होती है, लेकिन मांग क्यों होती है चित्रा, ये भी समझने की जरूरत है। मांग जरूर है उनकी कि हम छोटा ही कार्यक्रम छोटा रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत समय नहीं दे पाएंगे, तो कार्यक्रम छोटा रखें। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का भी जब पिछले साल स्वेरिंग इन हुआ था, 20 मिनट, मात्र 20 मिनट के लिए ही वो पूरा कार्यक्रम हुआ था। भव्य कार्यक्रम था। शाहरुख खान से लेकर अंबानी से लेकर हर कोई उस कार्यक्रम में आया था। प्रधानमंत्री जी दिल्ली से आए थे, शिरकत किया। 20 मिनट का कार्यक्रम और उसमें वो सब कुछ स्वेरिंग इन, बिल्कुल 3-4 लोगों की स्वेरिंग इन हुई थी। 3 लोगों की मुझे याद है, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, बस, और कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहां पर भी मांग यही है कि इस बार भी कार्यक्रम छोटा ही रखा जाए। भव्य होगा, बड़ा होगा, लेकिन समय थोड़ा कम होगा। वो एक बात है कि कार्यक्रम छोटा आप इसलिए रखें क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं। दूसरी बात ये है ना चित्रा, कि वो पूरा वो जितनी इनकी नेगोशिएशन होनी है कि कितने मंत्रिमंडल में कितने पद जाएंगे जेडीयू को, कितने बीजेपी के पास रहेंगे और कितने चिराग को मिलेंगे, कितने मांझी जी को मिलेंगे, कितने कुशवाहा जी को मिलेंगे, इस पर अभी कोई क्लैरिटी है ही नहीं। जब
जब क्लैरिटी है नहीं तो आप क्या स्वेरिंग इन कराएंगे? ये समय इनको अभी इतना हुआ ही नहीं है कि ये सारे बातचीत होकर ये बातें सुलझा ली जाएं कि किसको कितना मिलेगा। अभी घटक दलों से ठीक तरीके से बातचीत हुई भी नहीं है, सिर्फ जेडीयू और बीजेपी में कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत इन्हीं दोनों बड़े पार्टियों में हो रही है, बाकी पार्टियों से अभी सलाह मशवरा करना बाकी है। तो किसको कितना मिलेगा? और जब 20 तारीख का दिन तय हो गया है और आपको पता है बीजेपी कितना क्या कॉन्स्टलेशन होती है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी दिन तय करते हैं स्वेरिंग इन की, तो उन्होंने दिन तय किया है। अब 20 तारीख तक शायद जवाब मेघा, लेकिन नहीं हो पाए। नीतीश कुमार को लेकर वही शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, 20 तारीख को ये समय होगा, इसको लेकर इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है? क्या कोई सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है? मतलब ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से है। नीतीश कुमार पहली बार, मेरे जानने में जितना मैंने अभी तक नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स देखी है, पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी मैदान में जहां पर शपथ ग्रहण का समारोह होना है, खुद मुख्यमंत्री जाते हैं और वहां पर जायजा लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं चित्रा, मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्राइज फैक्टर परसों देखने को मिलेगा, ऐसा तो अभी तक तो नहीं लग रहा है। बस यही है कि इस वक्त देखिए, जब स्वेरिंग इन होती है आमतौर पर पूरी मंत्रिमंडल की स्वेरिंग इन हो जाती है, वो सब हो नहीं पा रहा है, थोड़ा पेच तो फंसा है ना चित्रा। सरप्राइज फैक्टर सीएम के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उतना तो आई थिंक अब हम लोग बता सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ही सीएम की तरह ओथ लेंगे परसों। और हाँ, लेकिन देखिए जैसे कितने आपके उप मुख्यमंत्री होंगे उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे उस पर किसी को नहीं पता है, कौन होंगे नहीं पता है। एक खबर ये जरूर आ रही है कि सम्राट चौधरी जी शायद वापस उप मुख्यमंत्री की तरह परसों ले शपथ, लेकिन उस पर भी कोई खास मुहर बीजेपी ने लगाई नहीं है। वो कह रहे हैं आप कल 11 बजे तक रुकिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन बड़ा सरप्राइज फैक्टर ज्यादा कुछ नहीं, एकदम मैक्स क्या ही होगा। मेरा सवाल ये है, देखिए बीजेपी का तो समझ में आता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज रखते हैं जो आखिरी वक्त में दर्शकों को चौंकाता है। लेकिन जेडीयू खेमे से, अगर जेडीयू के नेताओं से भी बात करो तो वो भी अब खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं दिखते। मैंने जेडीयू के तमाम नेताओं से पूछा परसों कौन से मुहूर्त में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं दिखा। मेघा, देखिए चित्रा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब भी शॉकिंग सरप्राइज लोगों को मिली है उसकी वजह एक ही आदमी रहे हैं, नीतीश कुमार जी। ये तो आप भी मानेंगी ना ये बात, ना तो बीजेपी की तरफ से ये शॉकिंग सरप्राइज मिली, ना आरजेडी की तरफ से। एक ही आदमी है जिन्होंने पूरे देश को अपने इधर से उधर जाने के तरीके से चौंकाया है, वो है नीतीश कुमार जी। तो अगर कोई सरप्राइज मिलनी है चित्रा तो उनके खेमे से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज और भी जोड़ दूं, कल ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मेघा आप भी शामिल थी, आपकी भी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लेकर कई बार बहुत ज्यादा सरप्राइज दे चुके हैं। तो अब 20 तारीख को क्या सरप्राइज फैक्टर रहेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर है, नाम को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन आज पटना में एनडीए के घटक दलों के कई नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी पटना में नीतीश से जाकर मिले, तस्वीरें खिंचवाई। सांसद रविशंकर प्रसाद, विवेक ठाकुर, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी नीतीश कुमार से जाकर मिलते हुए दिखाई दिए। एनडीए के नेता कैमरे पर आकर साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होने जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जीतन राम मांझी ने तो यह भी कह दिया है कि उनकी पार्टी को जो मिलेगा वो उसी से संतोष कर लेंगे। नई सरकार 20 तारीख को गठन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री पहले से तय है, पहले भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था, शुरुआती दौर से ही यह तय था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री, आगे फिर सरकार बनेगी तो रहेंगे। 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री तो सब कोई जानते हैं कि वही रहेंगे, दूसरा कौन रहेंगे। राजद कह रहे कि बीजेपी खेला कर सकती है। अब राजद के साथ खेला हो गया तो उनको सिर्फ खेला ही नजर आएगा। नीतीश कुमार ही क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नेताओं के जवाब आपने सुन लिए, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान इस सवाल से ज्यादा चर्चा एक और सवाल की थी। सवाल यह था कि क्या अगर नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें मिल गईं तो प्रशांत किशोर यानी पीके राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने दावा तो यही किया था
तो चुनावी नतीजों के 4 दिन के बाद प्रशांत किशोर पहली बार प्रकट हुए हैं। अपने पार्टी नेताओं के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी की परफॉर्मेंस पर ज्ञान दिया। जनसुराज को 0 सीट मिलने यानी कि कोई भी सीट नहीं मिलने की जिम्मेदारी भी स्वयं ले ली। लेकिन राजनीति से संन्यास लेने के सवाल पर पीके ने क्या जवाब दिया? जनसुराज की हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा? नतीजों के बाद पीके अब किस बात का और कैसे प्रायश्चित करने वाले हैं? इन सारे सवालों के जो जवाब प्रशांत किशोर ने आज दिए हैं वो आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले पीके के माफीनामे की आप झलक देखिए। व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी कि जनता ने हम लोगों को नहीं चुना है। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रायश्चित के तौर पर मैं 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। बिहार चुनाव के नतीजों ने भले ही प्रशांत किशोर की पार्टी शुरू होने से पहले ही ओवर कर दी हो, लेकिन बिहार चुनाव ने प्रशांत किशोर को एक पक्का राजनेता जरूर बना दिया है। बिहार चुनाव में जमानत जब्त पार्टी के तौर पर स्थापित हो चुकी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नतीजों के 4 दिन के बाद अपना चेहरा दिखाया और ये बताया कि वो दूसरे राजनीतिक दलों और राजनेताओं से कुछ खास अलग नहीं है। क्योंकि जब पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो राजनीति से संन्यास का ऐलान करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा यू टर्न मारा, हर कोई हैरान रह गया। पूरे चुनाव प्रचार में प्रशांत किशोर का ये डायलॉग सुपरहिट था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, 1 दिन का मौन व्रत रखूंगा। आप सुनिए प्रशांत किशोर ने राजनीति से संन्यास वाला अपना वादा पूरा करने के लिए अब कौन सी कंडीशन अप्लाई की है। तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी। जो शर्तें प्रशांत किशोर अब लगा रहे हैं वो शर्तें उन्होंने बड़े बड़े दावे करते हुए तो नहीं लगाई थी। तब तो वो इतने कॉन्फिडेंस में थे कि जैसे बिहार में सियासी व्यवस्था को पलट देंगे, नीतीश की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। नतीजों से पहले और नतीजों के बाद पीके के विचार कितने बदल गए हैं आप ये देखिए। प्रशांत का कहना था कि अगर जनसुराज की 125 सीटें भी आई तो इससे अपने हार मानेंगे। अब उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई तो कह रहे हैं जनता ने हमें नहीं चुना, उसमें जरूर कोई ना कोई चूक कमी रही होगी। प्रशांत कह रहे थे बिहार में पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। अब 243 में से 238 सीटों पर जमानत जब्त हो गई तो उनका कहना है वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। पूरी 238 पर जमानत नहीं जब्त हुई है। आपको बता दें कुछ जगहों पर जरूर जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने ऐसी परफॉर्मेंस की है क्योंकि उनके 3 जो नेता थे वो नॉमिनेशन के बाद ही दूसरी पार्टी में चले गए थे। लेकिन प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी अर्श पर रहेगी या फर्श पर। अब जब उनकी पार्टी 4% वोट भी हासिल नहीं कर पाई है तो उनका कहना है एनडीए ने पैसों से जनता के वोट खरीदे हैं। पीके के ये विचार तब कहां चले गए थे जब वो चुनाव प्रचार में इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और जब उनकी पार्टी फर्श तोड़कर पाताल में चली गई तो फिर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अपने पुराने दावों पर प्रशांत के नए विचार भी आपको जरूर सुनना चाहिए। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। और अब जब चुनाव प्रचार में किए गए वादे पूरे करने की नौबत आ गई तो प्रशांत किशोर अचानक से आध्यात्मिक हो गए हैं। उनका कहना है हमने ईमानदार कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रही। उनका कहना है हमारी कोशिशों में, हमारी सोच में जरूर कोई ना कोई चूक रही होगी। अगर जनता ने विश्वास नहीं दिखाया तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। उनका कहना है कि हार की जिम्मेदारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं। जनसुराज पार्टी की परफॉर्मेंस ने प्रशांत किशोर को एकदम ही शांत कर दिया है।
आज उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो अपनी रैलियों में दहाड़ा करते थे। और अब पीके कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के हार का प्रायश्चित करेंगे, लेकिन कैसे, सुनिए। प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी वितिहरवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से वितिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। प्रशांत किशोर की ये प्रायश्चित पॉलिसी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पीके भाई अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी के टाइम ही थोड़ा साइलेंट रह लेते तो आज मौन व्रत रखने की नौबत नहीं आती। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब मेहनत की, पसीना बहाया। उनकी रैलियों, रोड शो में भीड़ खूब उमड़ी, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई और जनसुराज अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अब लोग इसका भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पीके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत किशोर अपने माथे पर टीका लगाने पर असहज महसूस कर रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर माथे से टीका पोंछ लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को इज्जत रास नहीं आई, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन आपको ये भी बताते चले, प्रशांत किशोर से इस सवाल पर जवाब मांगा गया था तो उनका जवाब ये था कि लगातार कई जगहों पर टीका लगाने की वजह से वो पसीने से तरबतर हो जाता है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है। इस वजह से उन्होंने एक जगह टीका पोंछा था। चुनाव प्रचार से लेकर न्यूज स्टूडियो तक में प्रशांत किशोर ने लेकिन ऐसा एटीट्यूड दिखाया जिसे देखकर अहंकार होने का फील आया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रशांत अपने आप को परम ज्ञानी समझते हैं। एबीपी न्यूज ने जब उनका इंटरव्यू किया था तो कई कठिन सवालों का जवाब देने के बजाय वो गुस्सा हो गए, इंटरव्यू से उठकर चले गए थे, जिसे बिहार की जनता ने भी देखा। टीवी इंटरव्यू में पीके के तेवर देखकर लोगों को लगा कि ये जितने विनम्र बनते हैं उतने विनम्र नहीं हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आसमान में उड़ रहे प्रशांत किशोर अब हकीकत के फर्श पर आ चुके हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। सुनिए। लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। प्रशांत किशोर ने हार की जिम्मेदारी ले ली है। यकीनन जनसुराज के वो सबसे बड़े नेता हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी भी थी, लेकिन ये बात भी सच है कि उनकी ओर से पिछले 3 सालों से जो मेहनत की गई थी वैसा करता हुआ कोई दूसरा नेता नहीं दिखा। ये बात भी सच है कि जो मुद्दे उन्होंने पलायन के मजदूरों को लेकर उठाए थे, पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। ये बात भी सच है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और इसको ठीक कर पाने में मौजूदा सरकार नाकाम रही थी। ये वो जेन्युइन मुद्दे हैं जो हमेशा उठाए जाने चाहिए, कोई चुनाव जीते या चुनाव हारे। लेकिन पीके फिलहाल ये कह रहे हैं उनसे गलती हो गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, गुनाह नहीं हुआ, बात सही भी है। हर पार्टी अपनी जीत के लिए ऐसे दावे करती है जिन्हें पूरा कर पाना नामुमकिन होता है। लेकिन प्रशांत किशोर व्यवस्था बदलने का दावा करते थे, स्थापित पार्टियों को पीके बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन काम तो उन्होंने भी वैसा ही किया है। एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। एडीआर के मुताबिक पीके ने भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले 43 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिससे साफ सुथरी राजनीति के उनके दावों की भी पोल खुल गई। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार की है। भले ही ये जमीन अभी बेहद फिसलन भरी नजर आती हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वो बिहार से कहीं जाने वाले नहीं हैं और बिहार की सियासत में ही टिके रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे नई नवेली पार्टी का सच से सामना कराने के बाद अब सबसे पुरानी पार्टी का भी रुख कर लेते हैं। कहते हैं सच स्वीकार करने के लिए साहसी होना जरूरी है, और जब साहस नहीं होता तो लोग सच को भी झुठलाने लगते हैं। मौजूदा राजनीति में यह बात कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बिहार के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें आईं। होना यह चाहिए था कि पार्टी इस फिसड्डी प्रदर्शन पर चिंतन करती, लेकिन ताज्जुब है कि कांग्रेस के नेता इस नतीजे से मुंह चुराने की कोशिश में हैं। बिहार के जनादेश ने वोट चोरी के नैरेटिव की गंगा जी में इस नैरेटिव को बहा दिया है। फिर भी कांग्रेस पार्टी जिद्दी बच्चे की तरह अभी भी वोट चोरी का रट लगाकर बैठी है।
बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद अब चुनाव आयोग 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी वोटर लिस्ट की साफ सफाई में जुटा है, लेकिन कांग्रेस है कि इसके खिलाफ कभी भी कोर्ट जा सकती है। कभी चुनाव आयोग के अभियान में अड़ंगे के लिए रणनीतिक मंथन भी कांग्रेस में जारी है। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस ने आज दिल्ली में बड़ी बैठक की। हालांकि इस मीटिंग का बिहार से कोई लेना देना सीधे तौर पर नहीं था। इसका मकसद था चुनाव आयोग की ओर से बिहार की तरह 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ राजनीतिक अभियान पर मंथन। इसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, संबंधित राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं ने शिरकत की है। इस मंथन से कांग्रेस ने कौन सा राजनीतिक अमृत हासिल किया है, अब जरा वो भी देखिए। कांग्रेस के मुताबिक बिहार में चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। कांग्रेस के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मतदाताओं के नाम काटने के लिए, नाम जोड़ने के लिए नहीं। कांग्रेस का आरोप है इस अभियान के जरिए चुनाव आयोग मतदाताओं से वोट का अधिकार छीन रहा है। कांग्रेस के मुताबिक कुछ वर्गों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग देश में लोकतंत्र खत्म कर रहा है, जिसके खिलाफ पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी रैली भी करेगी। पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। SIR के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग की, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये बात पूरी तरह से सच है कि बिहार में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा। हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 8.7% वोट और 6 सीटें मिली। ये हाल तब है जब बिहार में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा इस बार मतदान हुआ। कांग्रेस ने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत पाए सिर्फ 6, यानी स्ट्राइक रेट 10% से भी कम रहा है। बिहार के पिछले 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा, अब जरा वो भी देखिए। 2025 में वोट 8.7% और 6 सीटें, 2020 में 9.5% सीट 19, 2015 में वोट 6.7% और सीट 27, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ RJD और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव उस साल लड़ा था। 2010 में वोट 8.4% और सीट सबसे बुरा सिर्फ 4 सीटें हासिल की थी उसने। बिहार में कांग्रेस की आखिरी सरकार 35 साल पहले थी। आज इस पार्टी पर RJD के पिछलग्गू होने का ठप्पा है। 2025 के चुनाव में मुद्दे हजार हो सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वोट अधिकार यात्रा निकाली, जिसका अंजाम 1 अंक में वोट प्रतिशत और 1 अंक में ही सीट के रूप में सामने आया है। पार्टी की भद्दे पिटी, लेकिन राहुल गांधी आज भी वोट चोरी का शिगुफा लिए बैठे हुए हैं। SIR के माध्यम से जो बीजेपी और RSS चुनाव आयोग के माध्यम से जो वोट चोरी का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिकली मीटिंग हुई है। जब उन्होंने चुनाव जीता तब तो वो सही थे, और अब MLA का चुनाव आ गया तो काट दिया। जनता का विश्वास कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस की गारंटियों पर नहीं है, इसलिए बार बार वो चुनाव हारते हैं। और हारने से पहले और बाद में हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर, कभी EVM पर। बिहार में कांग्रेस की बुरी गत पर अब अंदरूनी कलह भी सतह पर आ चुकी है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने में लग गए हैं। टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ियां हुई, जो देरी हुई, और फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होता है जब गठबंधन बनता है। पहला चुनाव मैं अपने ज़िंदगी में देखा जिसमें लगता था कि कोई कांग्रेस कर्मी इस पूरे इलेक्शन में शामिल ही नहीं है लोकल लेवल पे। तैयारी में कोई कमियां नहीं थी। हम 243 पर बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन के लोग लड़े हैं। पिछले वोट ट्रैक को आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन बहुत ही बड़े मार्जिन के वोट ट्रैक से आगे थी, लड़ी, सेकंड है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजे वाले दिन ही कांग्रेस में टूट की भविष्यवाणी की थी। अब सवाल यह है, क्या वाकई पीएम के मुंह से निकली ये बात सच हो जाएगी? लेकिन हार के कारण सबको पता है और पहले से पता था कि
जनता का जनादेश नहीं, यह ज्ञानेश कुमार गुप्ता का ज्ञानादेश है। इसको न जनता आत्मसात कर रही है। कांग्रेस पार्टी लीडरलेस, नेतृत्व विहीन पार्टी के रूप में आज नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी की और दुर्दशा होने वाली है। कांग्रेस पार्टी को विलीन होने से कोई नहीं बचा सकता है। वो राहुल गांधी आकर करके यहाँ SIR का मुद्दा को लेकर करके यात्रा कर रहे थे, जो पूरी तरह से झूठ था, बेबुनियाद था। जनता उनको नकार दिया। कांग्रेस पार्टी का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार में उसके बुरे हश्र के बावजूद वोट चोरी के रट पर दुष्यंत कुमार की वो लाइनें याद आती हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आया है। जीत में लाभार्थी योजनाओं की बड़ी भूमिका रही। साथ ही जनता ने लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर भी नीतीश राज को लालू राबड़ी राज के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर माना। लेकिन एनडीए की नई सरकार के गठन से पहले ही बिहार बालू माफियाओं के टेरर से सहम गया है। एक तरफ पटना के गांधी मैदान में नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं और गांधी मैदान से 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुल्हिन बाजार थाना परिसर में खड़ी यही वो स्कॉर्पियो कार है जिस पर सवार होकर बीती रात बालू माफियाओं ने खूनी खेल खेला, जिसमें एक जवान दुखचरण पासवान की जान चली गई और दूसरे जवान लक्ष्मण सिंह अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। स्कॉर्पियो कार है जिससे बालू माफियाओं ने 2 सैफ जवानों को कुचला था। हालांकि एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार जो बालू माफिया थे वो वारदात को अंजाम देने के बाद इस कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने कार को अपने कब्जे में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर खनन विभाग की टीम दुल्हिन बाजार इलाके में छापेमारी के लिए पहुंची थी। इस दौरान खनन विभाग की टीम ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और ट्रैक्टर चालक मौके से ही फरार हो गया। जब्त ट्रैक्टर को 2 सैफ जवान थाने ले जा रहे थे। थाने से महज 200-300 मीटर पहले ही बालू माफिया गैंग ने ट्रैक्टर को स्कॉर्पियो गाड़ी से जोरदार टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया। दोनों जवान ट्रैक्टर से गिर गए। कार में सवार बालू माफियाओं ने दोनों जवानों को गाड़ी से कुचल दिया। जो माइनिंग इंस्पेक्टर थे वो छापामारी करने गए थे, उनके साथ बल था, वो अपने बल को लेके गए थे साथ में। उसी क्रम में पीछे से एक स्कॉर्पियो आई। छापामारी करने के बाद वो वापस आ रहे थे। उसी क्रम में जो ट्रैक्टर को छुड़वाने के इंटेंशन से एक पीछे से स्कॉर्पियो आई और स्कॉर्पियो ने जो बल था उसको धक्का दे दिया। धक्का लगने के बाद बल को अस्पताल ले जाया गया। उसी क्रम में इलाज के क्रम में एक जो जवान था उसकी मृत्यु हो गई है। थाने से महज कुछ दूरी पर ही बेखौफ बालू माफिया 2 जवानों को रौंदकर फरार हो गए। घंटों तक पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। ये इलाका पालीगंज विधानसभा में आता है। यहाँ से CPIML के संदीप सौरभ नव निर्वाचित विधायक हैं, जो सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। सरकार के संरक्षण में बालू माफियाओं का तांडव, सरकार उसको संरक्षित करती है, अनदेखा करती है और पुलिस और प्रशासन चाहते हैं, इसीलिए वो सक्रिय है, इतना दबंग। बिहार चुनाव में एनडीए सरकार ने कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया था। लालू के जंगल राज की तस्वीरें लोगों के जहन में जिंदा की गई थी, लेकिन दुल्हिन से आई इन तस्वीरों ने विपक्ष को पलटवार का मौका दे दिया है। उधर नक्सलवाद के खिलाफ जिस तरह से सुरक्षा बलों की कार्रवाई हो रही है, लगता है गृह मंत्री अमित शाह की मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाई की डेडलाइन की भी स्थिति नौबत नहीं आए, क्योंकि नक्सलियों का सबसे क्रूर कमांडर और 1 करोड़ का इनामी हिडमा अपने 5 साथियों के साथ ढेर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा अल्लूरी सीताराम जंगल में नक्सलियों और जवानों के बीच सुबह सुबह मुठभेड़ हुई। सूरज की पहली किरण उगने के साथ ही नक्सल का सबसे क्रूर चेहरा और खूंखार कमांडर माडवी हिडमा मारा गया। इस कार्रवाई में उसकी पत्नी समेत 6 हार्डकोर नक्सली भी ढेर कर दिए गए। साथ साथ जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स कुल
6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ सेल से बरामद की गई। हिडमा का सफाया होना नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा के खिलाफ कार्रवाई पूरी करने की डेडलाइन 30 नवंबर तय की थी, जिसे सुरक्षा बलों ने 12 दिन पहले ही पूरा कर लिया। नक्सली कमांडर हिडमा पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की पुलिस भी उसकी तलाश में थी। हिडमा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिडमा 26 घातक हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। सुरक्षा बलों पर हमला, नरसंहार कर उसने 20 साल तक खौफ बनाए रखा। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। हाल ही में सबसे बड़े नक्सली चेहरे वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने भी समझ लिया कि बंदूक से नहीं बल्कि देश के संविधान को अपनाने से ही उनका भविष्य संवरेगा। देश में लाल आतंक का अंत अब बेहद करीब है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।